नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आत्माराम साइंस एकेडमी पे। आज हम आपको बताएंगे कक्षा 10 विषय विज्ञान, जिसका पाठ 13 चुंबकीय क्षेत्र रेखा। तो इस वीडियो में आपको जो भी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सभी बताए जाएंगे, तो आप वीडियो को अच्छे से देखें और समझें। अब बताते हैं आपको पहला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा किस ओर होती है। अगर आपसे परीक्षा में पूछे भाई जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है वो चुंबक के बाहर की कौन सी दिशा में होती है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आपको बताते हैं इसका उत्तर रहेगा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। ध्यान रखना, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है ये चुंबक के बाहर होती है। ठीक है, तो आप अच्छे से ध्यान रखिए। जबकि अगर तुम चुंबक के अंदर अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। अब बताते हैं आपको दूसरा प्रश्न। दे रखा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा चुंबक के अंदर होती है। जो प्रश्न अभी मैंने बताया था वही यही है। तो यहाँ पे इसका आंसर है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ठीक है, तो आप इन दोनों प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लें। अगला तीसरा प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कौन सा वक्र बनाती है। तो ध्यान रखना ये एक बंद वक्र बनाती है। कौन सा वक्र? बंद वक्र। तो यहाँ पे इसका आंसर है बंद वक्र। इसके बाद बताते हैं चौथा प्रश्न। दे रखा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। तो ध्यान रखना कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। इसका उत्तर रहेगा क्योंकि जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है उस बिंदु पर दिक्सूची रखने पर ये दिक्सूची क्या करती है, दो दिशाओं की ओर संकेत करेगा, जो क्या नहीं है, संभव नहीं है। तो ध्यान रखना इस कारण क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न बताते हैं आपको। आप ध्यान रखना कि ये जो चित्र दे रखा है ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाने वाला चित्र है। तो परीक्षा में यह चित्र भी पूछ सकता है, तो आप ऐसा चित्र बना ले। अब बताते हैं आपको अगला प्रश्न। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाई है। तो आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कौन कौन से गुण होते हैं। ध्यान रखना परीक्षा में यह प्रश्न आ सकता है। तो इसका जो पहला गुण है वो दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में समाहित हो जाती है। ठीक है, वैसे आपको ये पहले ही बता दिया। दूसरा है चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। तीसरा गुण होता है इसका चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है। कैसी होती है? बंद वक्र होती है। और चौथा है, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घनी होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? मजबूत होता है। तो ध्यान रखना ये प्रश्न किसका है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। तो ध्यान रखना आप सभी को चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण पता होना जरूरी है। अब बताते हैं आपको अगला प्रश्न। किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है तो इसे निरूपित करने के लिए आरेख खींचिए। तो ध्यान रखना जब किसी क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान हो तो रेखाएं एक दूसरे की क्या होती है? समांतर तथा समान दूरी पर और समान लंबाई की होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना अगर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है, समान दूरी पर होती है और समान लंबाई की होती है। अब बताते हैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। ध्यान रखना ये ऐसा प्रश्न है परीक्षा में 100% आ भी सकता है, तो आप अच्छे से पढ़ लें इसको। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। तो आपको याद रखना है कि फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम क्या होता है। वाम का मतलब होता है बायां हाथ का नियम क्या है। तो इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाए कि ये तीनों एक दूसरे के क्या हो जाए? परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो ध्यान रखना
जो तर्जनी वाली अंगुली होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, जबकि जो मध्यमा होती है वो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है। तो अंगूठा क्या काम करता है? तो अंगूठा होता है वो चालक की गति की दिशा तथा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। इसी नियम को फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कहते हैं। तो ध्यान रखना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, तो आप अच्छे से याद कर ले इस पर्सन को। ये इस पर्सन का चित्र है, तो आप चित्र भी एक बार अच्छे से देख ले। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है? तो ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से पढ़ ले और लिख भी ले। ध्यान रखना, अगर आपको ने याद नहीं किया है तो लिख लो और इसको याद कर लेना। दे रखा है विद्युत मोटर का सिद्धांत। तो विद्युत मोटर का कार्य करने का सिद्धांत विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। तो ध्यान रखना, वो ये भी पूछ सकता है कि भाई जो विद्युत मोटर का कार्य करने का जो सिद्धांत होता है वो किस पर आधारित है? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। चुंबकीय क्षेत्र में लोहे क्रोड पर लिपटी कुंडली से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह एक बल का अनुभव करती है, जिससे मोटर का आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगता है। कुंडली के घूमने की दिशा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार होता है। तो ध्यान रखना, जो कुंडली के घूमने की जो दिशा होती है वो फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम के अनुसार होता है, और यही विद्युत मोटर का सिद्धांत है। बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसको अच्छे से याद कर ले। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है? तो इसका उत्तर है, विद्युत मोटर में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। तो ध्यान रखना, विभक्त वलय क्या काम करता है? दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। दिक् परिवर्तक एक युक्ति है जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रभाव को क्या कर देता है? उत्क्रमित कर देता है। अगला प्रश्न है, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने के विभिन्न ढंग स्पष्ट कीजिए। यानी कि अगर विद्युत धारा प्रेरित करे तो क्या जरूरी है? तो ध्यान रखना, कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कराकर हम विद्युत धारा प्रेरित कर सकते हैं, और दूसरा है कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कराकर हम ऐसा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए। यह भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। किस पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। जब एक आयताकार कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो यह कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत उत्पन्न करता है, और यही विद्युत जनित्र का सिद्धांत है। तो ध्यान रखना, आप विद्युत मोटर का सिद्धांत भी याद कर ले और विद्युत जनित्र का भी सिद्धांत याद रख ले। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों प्रश्न, तो अच्छे से पढ़ ले। अगला प्रश्न बताते हैं, दिष्ट धारा के कुछ स्रोतों के नाम लिखिए। ध्यान रखना, दिष्ट धारा यानी कि इसको आप क्या कहते हैं? वैसे शॉर्टकट में डीसी कहते हैं, डायरेक्ट करंट। ठीक है, इसके कुछ स्रोत है, तो सेल, बैटरी और डीसी जनित्र या डायनेमो आदि दिष्ट धारा के स्रोत है। ध्यान रखना, परीक्षा में पूछ सकता है कि दिष्ट धारा किस किस में काम आती है या फिर किस में इसका उपयोग किया जाता है। तो सेल, बैटरी, डीसी जनित्र और किस में? डायनेमो में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को हम क्या कहते हैं? एसी कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं इसको। ठीक है, ध्यान रखना। और प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले स्रोतों के आपको नाम बताना है। तो इसके उदाहरण आप अच्छे से याद रख ले, एसी जनित्र और इन्वर्टर आदि जो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। अगर आपसे पूछे कि प्रत्यावर्ती जो विद्युत धारा होती है ये कहाँ होती है, तो हमारे घरों में जो विद्युत आती है ना, विद्युत धारा, वही विद्युत धारा कौन सी धारा होती है? प्रत्यावर्ती धारा होती है। ध्यान रखना, इस अगर अपन से पूछे कि भाई प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किस में किया जाता है, तो पंखे, कूलर, फ्रिज आदि को चलाने के लिए इस प्रत्यावर्ती धारा का ही उपयोग करते हैं। जबकि जो इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर, इसमें एसी को डीसी में भी बदला जाता है, डीसी को
एसी में भी बदला जाता है। तो इन्वर्टर दोनों प्रकार का ही होता है, एस प्रत्यावर्ती वाला और दिष्ट वाला। तो आप ये दोनों पर्सन अच्छे से याद कर लें। अगर आपसे परीक्षा में पूछे कि प्रत्यावर्ती धारा क्या है, तो ध्यान रखना प्रत्यावर्ती धारा ऐसी धारा होती है जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी दिशा और मान क्या रहती है, बदलती रहती है। जबकि दिष्ट धारा में का मान नहीं बदलता है समय के साथ। आप अच्छे से ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथों तथा साधित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपायों के नाम बताइए। अगर विद्युत परिपथ अगर है तो उनके लिए दो सुरक्षा उपाय कौन कौन से जरूरी है। एक तो फ्यूज का उपयोग बहुत जरूरी है, ठीक है, आप अच्छे से ध्यान रखें, फ्यूज का उपयोग बहुत ही जरूरी है। और दूसरा है भूमि संपर्क तार का उपयोग। तो ये दोनों क्या है, दो सुरक्षा उपाय है वैसे, और दोनों ही बहुत जरूरी है। अब आपको एक न्यूमेरिकल बताते हैं जो परीक्षा में आ भी सकता है, तो आप अच्छे से देख लें। दे रखा है 2 kW यानी कि किलोवाट शक्ति अनुमतांक का एक विद्युत तंदूर किसी घरेलू विद्युत परिपथ, और इसमें का वोल्टेज कितना है, तो 220 वोल्ट में प्रचालित किया जाता है, जिसका विद्युत धारा अनुमतांक 5 है। इससे आप किस परिणाम की अपेक्षा करते हैं। ध्यान रखना, पहली बात तो उसने अपन को शक्ति दी है, और शक्ति P, तो शक्ति किस में दी है, किलोवाट में। अगर किलोवाट को हम वाट में बदले तो कितने हो जाएंगे, 2 किलोवाट में 2000 वाट हो जाएंगे। आगे दे रखा उसने हमको क्या, हमसे पूछा है धारा, तो विद्युत धारा हमको ज्ञात करना है। तो विद्युत धारा ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, I बराबर P/V, और ये V क्या होता है, विभवांतर। तो दे रखा हमको 220 वोल्ट, अगर हमको 2000 में अगर 220 का क्या करना है, भाग देना है। तो आप अच्छे से ध्यान रखना, जब 2000 में 220 का हम भाग देंगे तो इसमें 9 से ज़्यादा थोड़ा मान आएगा, तो लगभग हम लिख सकते हैं। आगे दे रखा है नीचे, जबकि परिपथ का विद्युत धारा अनुमतांक 5 एम्पियर है तथा तंदूर 9 एम्पियर की दर से धारा लेता है, इसलिए यह परिपथ अति उष्णता अथवा अति भारण के कारण टूट जाएगा। तो ध्यान रखना, आप इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ ले एक बार। अगला प्रश्न बताते हैं, घरेलू विद्युत परिपथों में अति भारण से बचाव के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अति भारण आप जानते हो, यानी कि कनेक्शन टूट जाता है ना, कई बार लाइट ज़्यादा आ जाती है, उसके कारण क्या होता है कि अपने जो तार होते हैं विद्युत उपकरण वो फूक जाते हैं। तो उनसे सावधानी किस तरह से हम रख सकते हैं। तो इसमें पहला दे रखा है, एक अकेला सॉकेट से एक से अधिक उपकरण नहीं जोड़ने चाहिए। यानी कि जो विद्युत परिपथ के उपकरण होते हैं उनको श्रेणी क्रम में नहीं लगाना चाहिए, किस में लगाना चाहिए, समांतर क्रम में लगाना चाहिए। दूसरा है, हमेशा परिपथ में विद्युत उपकरण पार्श्व क्रम, पार्श्व यानी समांतर क्रम में ही संयोजित करने चाहिए। तीसरा है, परिपथ में उपयुक्त फ्यूज का उपयोग करना चाहिए, किसका उपयोग करना चाहिए, फ्यूज का। और चौथा है, अतिभारण से बचाने के लिए एक ही समय में अधिक विद्युत उपकरणों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो आप ध्यान रखना, अतिभारण से बचाव की ये कुछ सावधानियां हैं जो आप अच्छे से पढ़ ले। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या रहेगा, जनित्र रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, गैल्वेनोमीटर क्या काम आता है, ये विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करता है। जबकि एमीटर यानी कि अमीटर क्या काम आता है, तो विद्युत धारा को मापने में काम आता है। और मोटर होती है, ठीक है। दे रखा है प्रश्न 5वां, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ता है, घटता है या फिर परिवर्तित नहीं होता है। तो चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो ध्यान रखना, लघु पतन जब भी होता है ना, तब विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब यहाँ पे आपको जो 4 प्रश्न दे रखे A, B, C और D, इसमें आपको गलत और सही का पता लगाना है। पहला ऑप्शन है, विद्युत मोटर
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो ये क्या है, गलत उत्तर है। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखना, क्योंकि विद्युत मोटर क्या काम करती है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, तो इस कारण यह है क्या है, गलत है। दूसरा है विद्युत जनित्र, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह क्या है, सही है। अगला सी वाला है, किसी लंबी वर्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी क्षेत्र रेखाएं होता है, तो यह भी क्या है, सही है। जबकि हरे विद्युत रोधन वाला तार प्राय विद्युन्मय तार होता है, तो ये क्या है, गलत है। अगर इसके अलावा आपको और भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने हो तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए तथा इसका सिद्धांत, कार्यविधि और विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है, तो आपको ये प्रश्न पढ़ लेना। और 12वां प्रश्न है, ऐसी कुछ युक्तियों के नाम लिखिए जिनमें विद्युत मोटर उपयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत, कार्यविधि स्पष्ट कीजिए और इनमें ब्रूसों का क्या कार्य है। तो यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आप अच्छे से पढ़ जरूर लेना इनको। 17वां प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथन में लघु पथन कब होता है, तो ध्यान रखना, ये भी आप प्रश्न पढ़ लेना। 18वां प्रश्न है, भूसंपर्कित तार का क्या कार्य है और धातु के आवरण वाले विद्युत संयंत्रों को भूसंपर्कित करना क्यों आवश्यक है। तो ये हमारे इस लेसन नंबर 13 के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आप अच्छे से पढ़ लें।